हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के साइंस में, जिसमें फिजिक्स में हम लोग जो है आज प्रकाश के परावर्तन अर्थात पहला चैप्टर जो है हमारा प्रकाश का परावर्तन का, आज हम लोग जो है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और टोटल ये जो क्वेश्चन होंगे आज 1 से 35 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये हमारा पार्ट 1 वीडियो लेक्चर है। इस प्रकार से हम लोग पार्ट 2 में जो है और क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है पार्ट 1 में हम लोग 1 से 35 तक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 कर दिए हैं। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या बोला है? परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। मतलब हम परावर्तन का नियम पढ़ाए थे। जब कोई अवतल दर्पण मतलब कोई समतल दर्पण होता है या किसी भी प्रकार का चमकीला सतह होता है, तो यहाँ से कोई किरण आता है, जिस बिंदु पर था उसको आपतन बिंदु कहते हैं, और यहाँ से अभिलंब खींचते हैं, और ये जितना एंगल से आता है उतना ही एंगल से फिर निकल जाता है। तो इसमें होता है क्या? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, अर्थात ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका? तो याद रखना है, प्रकाश तरंग जो होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण होता है। और प्रकाश जो है एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। और प्रकाश जो है कैसा चलते हैं? तो प्रकाश जो हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है, और प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा भी है, इस बात को भी याद रखना है। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कैसा होगा? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा तो बनता है। अवतल दर्पण में इसमें तो प्रतिबिंब जो है सीधा भी बनता है, सीधा भी बनेगा, और उल्टा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। यहाँ से ये तो होगा नहीं। केवल उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब सीधा बनता है। ऑप्शन को ध्यान से देखना है। उसके बाद या तो समतल अथवा उत्तल, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण में भी वस्तु जो है प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और अब उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो सीधा ही बनेगा। तो इसका समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। तो ये जो पीला कलर का यहाँ पे चित्र दिखाई पड़ रहा है, ये निर्वात इसको बोला जाता है। और इसे 1600 किलोमीटर तक वायुमंडलीय है। यहाँ उसके बाद इसके ये जो व्हाइट कलर दिखाई पड़ रहा है, इसके बाहर हवा नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोलना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो कांच में नहीं, पानी में नहीं, लोहा में नहीं। तो सबसे ज्यादा जो होती है ये निर्वात में होती है। निर्वात का अर्थ हुआ कि जहां पर हवा भी ना होती है, तो यहाँ पर जो प्रकाश की चाल होती है सबसे अधिक होती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है, अभी तुरंत बताए थे, प्रकाश की किरण जो गमन करती है ये कैसा गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। और सूर्य से आती प्रकाश की किरण कैसी होती है? तो हमेशा एक दूसरे के समांतर आती है किरण। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, तीसरा ऑप्शन है किसी भी दिशा में, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधी रेखा में प्रकाश जो है हमेशा गमन करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तेल लगा कागज होता है। अगर मान ले कोई कागज है, उसमें हम तेल लगा देंगे, तो तेल लगा कागज कैसा होगा? पारदर्शक होगा कि अपारदर्शक होगा या पारभासी होगा? तो जब भी हम कागज में, कोई कागज का टुकड़ा रहेगा, कागज के टुकड़ा में अगर हम तेल लगा देंगे तो उसमें हमें दिखाई तो देगा, लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, मतलब धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं पारभासी बोलते हैं, जिसमें धुंधला दिखाई देता है। तो पारभासी कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारभासी। पारदर्शक में क्या होगा? आर पार दिखाई पड़ जाएगा, जैसे कांच हो जाएगा, कांच में। अपारदर्शी क्या हो जाएगा? अपारदर्शी एक प्रकार का दर्पण भी हो सकता है, जिसके आर पार हम दिख नहीं सकते हैं, तो अपारदर्शक हो जाएगा। तो लेकिन पारभासी में क्या होगा? धुंधला सा दिखाई देता है, जैसे कागज पे तेल गिरा देंगे, तेल लगा देंगे, तो उसमें हमें धुंधला दिखाई देगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के, ये क्वेश्चन देखिए कितना बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है।
तो प्रकाश के परावर्तन के हमेशा 2 नियम होते हैं, याद रखना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम होते हैं। ये पहला नियम क्या है? तो आपतन कोण बराबर होता है कोण आई बराबर होता है कोण आर के। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण के बाद अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल बिंदु में होते हैं। तो आपतन ये जो है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ये इस प्रकार से हम बोल सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण जो है हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है? समतल दर्पण द्वारा। तो पहला है वास्तविक, तो दूसरा है काल्पनिक, जिसको सीधा भी कहा जाता है, काल्पनिक को ही बोला जाता है सीधा प्रतिबिंब, ठीक है। उसके बाद ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा समतल दर्पण जो है प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनाता है, और जब भी किसी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा काल्पनिक अर्थात सीधा होगा। हाँ, भले ही पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अगर ये यहाँ पे देखिए, ये व्यक्ति जो है इस दर्पण में देख रहा है, तो इस व्यक्ति का दायां बायां दिखेगा, बायां दायां दिखेगा, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ना कि बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जैसे इसका सिर जो है नीचे आ जाएगा और पैर ऊपर चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता है, सीधा बनता है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। जबकि यहाँ पे देखिए, एक हम यहाँ पे क्या लिए हैं, अवतल दर्पण लिए हैं, जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के आगे बनता है। यहाँ पे प्रतिबिंब आगे बन रहा है, तो जब भी प्रतिबिंब आगे बनेगा तो हमेशा उल्टा होगा, वास्तविक होगा। तो यहाँ पे क्या था? समतल दर्पण द्वारा। तो समतल दर्पण द्वारा पड़ा प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक या सीधा होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होगा। जो किरण पुंज जिस समतल दर्पण पर आपतित होती है, उसका किरण पुंज भी वही होगा। अर्थात अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है? जैसे मान लेते हैं ये एक क्या है, समतल दर्पण है, ठीक है। तो समतल दर्पण में मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है, तो इसी जितना दूरी पे ये वस्तु रहेगा उतना ही पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। मान लेते हैं 3 मीटर ये दर्पण से आगे, तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा? 3 मीटर पीछे बनेगा। तो अर्थात प्रति आवर्धन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब कितना है? 3 मीटर, और ये वस्तु दूरी भी है 3 मीटर। कट जाएगा, कितना आएगा? 1 बचेगा, अर्थात m कितना आएगा? प्लस का 1। और आवर्धन मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं है, क्योंकि मात्रक से हम मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है हमेशा क्या होगा? प्लस का 1। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 11 नंबर का है। एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? चलो, जैसे हम बना लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक क्या है, ये समतल दर्पण है, ठीक है। ये एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण पे कोई भी किरण जब लंबवत पड़ेगा, लंबवत मतलब सीधा जैसे ही आएगा, जैसे ये आया वैसे ही निकल जाएगा। तो इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा? 0 डिग्री होगा ना, क्योंकि रेखा पर ही रेखा है। किरण आया, किरण गया। तो आपतन कोण पूछे चाहे परावर्तन कोण पूछे, तो कितना होगा? 0 डिग्री। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? सभी क्वेश्चन को डिटेल से समझाते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का। किरणों के समूह को कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्रकाश पुंज, दूसरा ऑप्शन है किरण पुंज, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज दोनों कहते हैं, अर्थात ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इससे पहले बताए हैं। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में कौन है? तो सूर्य से हमेशा जब भी प्रकाश की किरण आएगा तो एक दूसरे के समांतर आएगा, बताए थे। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन समांतर प्रकाश पुंज, हाँ यही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समांतर प्रकाश पुंज आएगा। उसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा? तो हम इसको सिद्ध किए थे। एफ बराबर फॉर्मूला होता है आर बाय एफ बराबर आर बाय 2 होता है। तो खोजना है कहीं पे एफ बराबर आर बाय 2 है। एफ बराबर आर बाय 2 ऑप्शन ए भी में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं। तो इसको नीचे में नहीं पूछा तो क्या है, एक है, तो इसको क्रॉस मल्टीपल गुना कर देते हैं। या अर्थात इसका मतलब तो ये हुआ कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जबकि वक्रता त्रिज्या जो होगा वह फोकस दूरी का दुगुनी होगा।
क्रॉस मल्टीपल यहाँ पे गुना करेंगे ना, 1 गुना आर और एफ गुना 2 एफ। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन ए में दिख रहा है ना, आर बराबर 2f। यहाँ पर भी हमारा क्या है, छोटा आर लिया है, हम बड़ा आर ले लिए, कोई बात नहीं। तो आर बराबर क्या होगा, 2f। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब होता है। तो याद रखना है, काल्पनिक जिसको आभासी बोलते हैं, ये हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा प्रतिबिंब होता है? सीधा प्रतिबिंब होता है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हजामत अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं दाढ़ी बनाना, हजामत किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हजामत के लिए हम लोग जो है उपयोग करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में हम वस्तु का अलग अलग प्रतिबिंब बना सकते हैं। कहीं पे दाढ़ी उड़ी छूट जाता है तो उसको नजदीक लाते हैं तो उसमें हमें बड़ा दिखाई देता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने में करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्च लाइट या टॉर्च परावर्तक सतह होता है। तो हमेशा सर्च लाइट या परावर्तक सतह जो होता है ये अवतल दर्पण होता है। या यहाँ पे जो ये व्हाइट व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये बिंदु, ये अवतल दर्पण होता है जो प्रकाश किरण पुंज को ऐसे क्या कर देता है, इस तरह से फैला करके बाहर निकालता है। तो याद रखना है, सर्च लाइट या टॉर्च में जो उपयोग होता है, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, 19 नंबर का क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो बड़ा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण से बनता है? अलग अलग स्थिति में अवतल दर्पण से नहीं बनता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है हम लोग मरीजों के दांत को देखने के लिए किया जाता है डॉक्टर से। अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण के भी आगे क्वेश्चन आएगा। उत्तल दर्पण जो होता है ये वाहनों के साइड मिरर के रूप में लगा होता है। और समतल दर्पण जो हम लोग के नॉर्मल जो घर में प्रतिबिंब लगा होता, घर में बस मतलब प्रतिबिंब लगा मतलब वस्तु क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं या शक्ल देखने के लिए करते हैं। घर में हमारे अब समतल दर्पण ही लगा रहता है। ये हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 20 नंबर का, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? अगर बिंब का आवर्धन अर्थात m माइनस में है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब जो है कैसा होगा? माइनस में रहेगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा। अगर प्लस में रहेगा, प्लस में रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा और आभासी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? मतलब हमें फोकस निकालना है। हम जानते हैं एफ बराबर फॉर्मूला होता है आर बाय 2। तो एफ बराबर यहाँ से आर कितना दिया हुआ है? 32। तो 32 बटे 2 करेंगे, काट देंगे इसको, 16 दूनी 32। तो यहाँ से एफ कितना निकल के आ गया? 32 सेंटीमीटर। और कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है ना, तो प्लस का 32 नहीं 16 है ना, एफ कट के 16, सॉरी 16 सेंटीमीटर प्लस में आएगा, क्योंकि कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है। और हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लस का 16 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा होगा, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? पश्च दृश्य या इसी को बोलते हैं साइड मिरर। साइड मिरर, तो साइड मिरर या पश्च दृश्य यानी कि पीछे देखने के लिए जो है हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये उत्तल दर्पण जो होता है ये बहुत बड़ा बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब उसमें कैप्चर कर लेता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण का। और बड़ा बड़ा वस्तु के वो जो एब्जॉर्ब मतलब इसको प्रतिबिंब जो है उसमें बना देता है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। दर्पण के
नई कार्तीय परिदर्पण के सामने दर्पण के सामने रखी गई बिंब ली जाती है। अगर हम चिन्ह परिपाटी ऐसे लेंगे, दर्पण के सामने रखी गई बिंब की दूरी, बिंब मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ली जाती है। तो प्रतिबिंब, यहाँ पे दर्पण नहीं बोला है, कौन सा दर्पण है, नई कार्तीय परिपाठी के अनुसार दर्पण के सामने वस्तु रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो किसमें ली जाएगी, धनात्मक प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, धनात्मक होता है ना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो बताए हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है, अर्थात प्लस होता है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी कार के अग्रदीप जिसको बोलते हैं हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण, अग्रदीप जिसको हेडलाइट बोलते हैं, तो हेडलाइट में जो ये गाड़ी का हेड यहाँ पे दर्पण लगा होता है यहाँ पर, तो इसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तुरंत बताएं समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये अनंत होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो कोई अवतल दर्पण है तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो किस स्थिति में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर आया था और प्रतिबिंब जो है उल्टा भी बना था। तो जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं ना, तो जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा इसका प्रतिबिंब बनता है और वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और बनता है कैसा, तो वास्तविक उल्टा बनता है। तो कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर रखने पर बनता है प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर और प्रतिबिंब उल्टा बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 28 नंबर का क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। अभी तुरंत बताए थे, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है। तो बताए हैं f बराबर होता है r/2। तो ऐसा कहीं पे ऑप्शन है f बराबर r/2, यानी तो r बराबर हो जाएगा 2f। तो r बराबर है कहीं पे 2f, r बराबर 2f। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, f बराबर या r बराबर 2f। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर का, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब जो है, ये किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बनाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में लगा होता है और इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है, जो बड़ा बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा करके इस दर्पण में बनाता है। तो सीधा एवं छोटा। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हमेशा उत्तल दर्पण से जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है छोटा बनता है, बाद में समतल में वस्तु के आकार के बराबर बनता है, अवतल में छोटा बड़ा दोनों बन सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अभी तुरंत बताए थे, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र को हम सिद्ध भी कर चुके थे। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f, या इसी को बोल सकता है 2/r, ऐसे भी लिख सकता है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। तो ये गोलीय दर्पण कैसा है, तो फोकस दूरी क्या है, प्लस में है। तो फोकस प्लस किसका होता है, उत्तल दर्पण का होता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण होगा वह, उत्तल दर्पण होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 35 नंबर का, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो अभी तुरंत बताए हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग जो है, ये पार्ट 1 हमारा था। इसमें आज जो है हम लोग 1 से 35 नंबर तक के क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 35 से आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और ये हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो आज यहाँ तक रहने देते हैं, उसके बाद कल से 35 से आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।